अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना शिर्क है। अल्लाह के ख़जानों की कोई हद नहीं। अल्लाह बेनियाज है और किसी का मोहताज नहीं। ये इस्लाम कहता है। शिर्क का मतलब है कि अल्लाह के अलावा किसी और से कुछ मांगना या अल्लाह के अलावा किसी और को पूजना, ये सब। तो फिर हमारे आर्मी चीफ अपने चपड़ासी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ को लेके इमारात और कुवैत के दौरे पे गए हैं और भीख मांग रहे हैं, जबकि अल्लाह के अलावा किसी से मांगना हराम है, शिर्क है, जिसकी माफ़ी नहीं है, लेकिन ये मज़े से मांग रहे हैं। आज से 2 दिन पहले साउथ एशिया के आसमानों में 2 जहाज़ उड़ रहे थे। एक जहाज़ इंडिया की एयरफोर्स का था, जिसमें एक 73 साल आदमी अपने एयरफोर्स के ऑफिसर्स के साथ आसमानों की सैर कर रहा था। इंडिया के अपने जहाज़ों में एक आत्मनिर्भर भारत, एक मतलब रिस्पॉन्सिबल स्टेट। दूसरा जहाज़ था, वो पाकिस्तान की एयरफोर्स का एक लग्जरी जहाज़ था, जिसमें आर्मी चीफ और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे भीख मांगने। इमारात पहुंचे, वहाँ पे MOU साइन हुए। पूरे पाकिस्तान को खुशखबरियाँ दी गई कि अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट आ रही है अबू धाबी से, MOU साइन हो गए। अब कुवैत पहुँचे, कुवैत में भी MOU साइन हुए। कुवैत $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 20 बिलियन की। अजीज दोस्तों, ये सब है ना, अपनी पब्लिक को मामू बनाने की चीज़ें हैं। कोई MOU साइन होता है ना 2 स्टेट के दरमियान, उसमें बाकायदा एक फील्ड का होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा, फलां जगह पे होगा, या कोई फलां इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगी, या आपके स्पेस प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट होगी, या आपके एयरफोर्स के जहाज़ बनाने में इन्वेस्टमेंट होगी, फार्मास्यूटिकल में स्पेसिफिक होता है। ये जनरल MOUs है, जिसका ओरिजिनल MOUs में ये लिखा गया है कि इट इज़ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 कंट्रीज टू ब्रॉडन द सेक्टर ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। और ये और वो कोई फिगर नहीं दी गई, कोई कुछ नहीं। ये ऐसा ही है जैसे आज से कुछ महीनों पहले G20 के दौरान पाकिस्तान कह रहा था कि सऊदी अरब ने कहा है $25 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। ये ऐसे ही है। अजीज दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2021 में $3 बिलियन दिए थे कि आप अपने खजाने में रखो, उसको कपड़ा वपड़ा मारते रहो, चमका के रखो दुनिया को दिखाने के लिए कि ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। और 2 साल की अंडरस्टैंडिंग पे दिए थे कि 2 साल बाद आप हमें वापस कर देना। अब वो मैच्योर हो गए, अब वो वापस करने। तो हमारे भिखारी पहुंच गए सऊदी अरब, आर्मी चीफ और कक्कड़, और उन्होंने सऊदी अरब के हाथ पांव जोड़े कि भाई साहब, अभी तो हम और भीख मांग रहे हैं, आप हमसे ये कहाँ से। सऊदी अरब ने कहा खाली वली 3 साल और रखो, तो 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। ये भी पाकिस्तानियों को ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब $3 बिलियन दे रहा है, कोई नए नहीं दे रहा। ये वही $3 बिलियन हैं जो 2021 में दिए थे और उसी को एक्सटेंड किया है। तो अजीज दोस्तों, भीख मांगने का सिलसिला जारी व सारी है। मोदी जी भी इमारात जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से और कुछ चीज़ों के हवाले से, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। और सऊदी अरब, इमारात, ये 2 कंट्रीज़ ख़ास तौर पे इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को इसका ज़्यादा पब्लिसिटी इसलिए नहीं करनी होती कि इंडिया की पब्लिक
भिखारी नहीं है। इंडिया एक भिखारी देश नहीं है, एक आत्मनिर्भर इंडिया है, जिसने वक्त पड़ने पे अपने पड़ोसियों श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह की मदद भी की है, कोविड के दौरान भी बड़ी मदद की है। तो इंडिया को इन चीज़ों का मसला नहीं। ये बाकायदा दो एक सॉवरेन स्टेट्स हैं जो दो, उनके दरमियान ट्रेड की बात हो रही है। पाकिस्तान ने याददाश्तें साइन की हैं, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की हैं कि कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा दोनों देशों में। अब ये साइन कर लिया, बस अब या शेख भूल जाएगा। जैसे सऊदी अरब की $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही थी। इकोनॉमी का पाकिस्तान का ये हाल है कि वर्ल्ड बैंक के जो रीजनल वाइस प्रेसिडेंट फॉर साउथ एशिया हैं, मार्टिन रेजर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी लो ग्रोथ ट्रैप में अटकी हुई है। पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट और पॉवर्टी बढ़ रही है और पाकिस्तान का इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई चांस नहीं। लेकिन एक मौलवी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त आइडिया दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने का। एक ही और फिर क्वेश्चन था, हमारी दोस्त ने पूछा था कि ये आजकल कुत्ते बहुत ज्यादा गलियों के अंदर हो गए हैं, तो क्या हम इन कुत्तों को मार सकते हैं? वो काटते तो नहीं, उनका कहने का मतलब था, उन्होंने बताया कि काटते तो नहीं है, लेकिन कहीं जगह जगह गंदगी कर दी और बच्चे आते हैं स्कूल तो खौफजदा हो जाते हैं कि भाई हमें काट ना लें, तो क्या ऐसे कुत्तों को मारना शरअन जायज़ है? देखिए, जवाब यह है कि मखलूक खुदा को बगैर किसी शरई हाजत के मारना शरन सही नहीं है। अगर वो काट नहीं रहे तो फिर तो वो मूजी नहीं है, और मूजी नहीं है तो खामखा मारना शरन जायज़ नहीं। हाँ, ये कर सकते हैं, पकड़ के कहीं और छोड़ दें। और अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम जैसे आजिज शख्स की एक राय कबूल कर ले, इन सब कुत्तों को जमा करें, एक फार्म हाउस बनाएं, इनको नहलाएं धुलाएं, अच्छा खिलाएं, जबरदस्त किस्म का सेहत बना दें इनकी, और फिर आप चाइना से एक एग्रीमेंट करें एक्सपोर्ट का, कुत्तों की एक्सपोर्ट करें, क्योंकि चाइना जो है वो कुत्ते वगैरह खाते भी हैं, वो जो यूज करना चाहें। मुझे अच्छा उम्मीद है कि आपके सस्ते कुत्ते बड़ी खुशदिली के साथ लिए जाएंगे। फीमेल्स अपने पास रख लें, इनकी ब्रीड करवाएं, और सालाना लाखों कुत्ते जो हैं जो मोहल्लों में, वो भी सब उधर आ जाएंगे, तो मोहल्ले पाक हो जाएंगे, खतरात खत्म, और एक अच्छी मतलब आपकी तिजारत मारिज वजूद में आ जाएगी। और फिक़ह हनीफे में कुत्ते की सेल परचेज बिल्कुल जायज़ है, और इससे जो कसब होता है वो तय्यब और हलाल है। तो लिहाजा अगर ये समझ में आए, प्राइवेट सेक्टर को जिम्मेदारियां दे दें, उनके लिए एक्सपोर्ट आसान कर दीजिए, फिर देखें कुत्ते हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे। और हमारे यहाँ कुत्तों को तो वैसी बड़ी बरकत है, एक एक कुतिया 6-6 बच्चे दे रही है, गलियां भरी पड़ी हैं कुत्तों से, आप ये देखिए, इनको सबको एक्सपोर्ट कर दें। लेकिन मैंने पहले जो कहा वो इसलिए कि हमारे यहाँ वो कुत्ते बड़े मनुष्य शक्ल के अंदर होते हैं, कान लटके पड़े हैं, दुम ऐसी और गंदे सड़े हुए से हैं, इसलिए पहले उनको रखकर साफ सुथरा करके और उन पर मेडिसिन वगैरह का ख्याल करें। ये बेहतरीन आपके पास मुफ्त का एक सरमाया है जिसको आप बाहर एक्सपोर्ट करके बहुत अच्छा कमा सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी प्यारी एक सजेशन दी थी जिसका मजाक उड़ाया, बेचारे जिनके जहन नहीं होते वो इस तरह के मजाक उड़ाते हैं कि मुर्गियां दे दें, गाँव के अंदर अंडे दिए जाएं। बेस्ट चीज है, मैंने खुद लाइफ स्टॉक का काम किया है, बहुत अच्छी तिजारत हो सकती है इसमें। और ये एक हमारी सजेशन अगर कबूल कर लें तो कुत्तों की तिजारत करें, बहुत अच्छा इसमें नफा है। फीमेल जैसे मैंने कहा रख लें, 6 फीमेल पर एक कुत्ता रख लीजिए, इंशाल्लाह एक पूरी फैमिली है। 6 फीमेल में से हर एक अगर 6-6 बच्चे देगी तो 36 बच्चे हो गए, और फिर अगर लाखों की तादाद में हो तो कितनी। अजीज दोस्तों, इस मुल्क की इकोनॉमी बिल्कुल नहीं सुधर सकती। इस मुल्क में पिछले 1 साल में गैस की कीमतों में 1109% इजाफा हुआ है, यानी 100 रुपए की जो गैस आती थी वो अब 1109 की आ रही है। आप अंदाजा लगाएं कि गैस पे डिपेंडेंट होती हैं ज़्यादातर इंडस्ट्रीज और चीज़ें, और ये सब, और फिर गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के भाव बढ़ते हैं, फिर गैस के भाव बढ़े हैं, पेट्रोल के भाव बढ़े हैं। जिस देश की अंदर हर दूसरे हफ्ते पेट्रोल की भाव बढ़ता है, घटता है, चेंज होता है, उसकी आप एक इकोनॉमिक कंटिन्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अजीज़ दोस्तों, अभी एक रिपोर्ट आई है डॉन में कि पाकिस्तान सिर्फ एक और नेचुरल डिज़ास्टर आएगा और पाकिस्तान के अंदर एक कैटास्ट्रोफ आ जाएगा। अभी जो सैलाब आया था उसने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी थी। अब कोई एक नेचुरल डिज़ास्टर, क्योंकि पाकिस्तान में नेचुरल डिज़ास्टर बहुत आते हैं,
सैलाब है, जलजले हैं, चीज़ें हैं। एक कोई नेचुरल डिज़ास्टर आएगा तो ऑलरेडी एक ब्रोकन सोसाइटी, एक ब्रोकन सिस्टम, तो इस मुल्क में कुछ भी नहीं बचेगा। हालत यह है कि दावे कर रहे हैं कि 20 बिलियन 25 बिलियन डॉलर कुवैत से आएंगे, इमारात से आएंगे, सऊदी अरब से आएंगे। सऊदी अरब के मेजर एयरपोर्ट्स पे पीआईए को फ्यूल देने से मना कर दिया है, क्योंकि आप पैसे दे ही नहीं रहे हो, उधार पे लेके चीज़ें चला रहे हो। आपने 3 बिलियन डॉलर लिए थे 2021 में, 2 साल के लिए, अब फिर 3 साल के लिए आपने एक्सटेंशन ले ली। लेकिन ये फ्यूल और ये सब चीज़ें कंपनीज होती हैं, वो एक हद तक उधार देती हैं। पीआईए एक बैंकरप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर अब कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। पीआईए का जो टोटल वर्ल्ड फ्लीट है ना, उसमें मेजॉरिटी जो इनका शेयर ऑफ ऑपरेशन है ना, वो अरबियन गल्फ से। अब वो भी बंद, क्योंकि पेट्रोल उनको वहाँ से कोई दे ही नहीं रहा। अब आपकी एक फ़्लाइट जाती है तो वो इतना तो पेट्रोल नहीं लेती कि जब वापसी पे भी उस पर आ जाए। उसको लामाला जहाँ पे जा रही है वहाँ से पेट्रोल रिटर्न के लिए लेना होता है। तो ये तो इस मुल्क की हालत है। BMI एक फिच सॉल्यूशन कंपनी है, उसने प्रेडिक्ट किया है कि पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले में 350 क्रॉस कर जाएगा 2024 में। 2024 अब 1 महीना दूरी पे है। 2024 में 350 रुपये का $1 हो जाएगा। और एक और कंपनी है टॉप लाइन सिक्योरिटीज लिमिटेड, उसने कहा है कि 324 पे फौरन पहुंचने वाला है पाकिस्तान का रुपया डॉलर के ऊपर। गैस, डॉलर, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये जब हालत होती है ना तो फिर, और ऊपर से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आपकी एक्सपोर्ट तकरीबन बंद हो गई है। इस वक्त बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां भी टैक्स चोरी और घपले और फ्रॉड और स्कैम के ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ धक्का मार आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना काम नहीं कर रही, क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी स्टेट ऑर्गन्स के काम आर्मी कर रही है। अब आप देखें, ये पाकिस्तान की एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो थी। I found it to be a state within a state. I was the Prime Minister of Pakistan, and while I was the Prime Minister of Pakistan, I found ISI officials approaching my parliamentarians and asking them to defect from me, asking them to vote against me. In my second term, I've heard about ISI officials approaching the Chief Justice of Pakistan and offering him the interim prime ministership in case he helped topple my government. There was money coming into Pakistan in suitcases. This money was used by the retired generals who were then serving in ISI to set up schools. They have endowments of their own, and now they can recruit and train and do what they want independently. It is the agenda of certain retired generals who then make and break governments to get their favorites appointed in the ISI and even to some extent in the judiciary and the civil administration, and then they work through these to turn Pakistan into a theocracy. जिस तरह आज बिलावल कंप्रोमाइज़ कर रहा है, हर चीज़ पे बूट चाट रहा है, इसी तरह बेनज़ीर भी यही करती आई है। जब 88 में ज़ियाउल हक के मरने के बाद इलेक्शन होते हैं तो 220 का हाउस था शायद, या 217 का था, उसमें 93 सीट आई थी पीपल्स पार्टी की। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने हर शर्त पे एक्सेप्ट कर ली गवर्नमेंट। बाद में रोती रहती है, लेकिन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने की बारी आती है तो हर शर्त पे, जैसे कि उस वक्त ज़ियाउल हक मर गया था, टॉप आर्मी जनरल्स मर गए थे, लेकिन असलम बेग जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उसने शर्तें रखी थी। पहली सबसे बड़ी शर्त ये थी कि फॉरेन मिनिस्टर वही होगा जो ज़ियाउल हक का फॉरेन मिनिस्टर था, साहबजादा याकूब खान। और ISI चीफ भी अपनी मर्जी से लगाया था।
और इस तरह कई शर्तों पे बेनज़ीर भुट्टो को गवर्नमेंट दी थी। जब 90 में 20 महीने बाद बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट गई तो बेनज़ीर भुट्टो इंटरव्यू देती है कि मैंने एक बार कहा कि मुझे कहोटा का जो एटमी प्लांट है उसका विजिट करा दें, तो बोला नहीं आपको नहीं ले जा सकते, यू आर ए सिक्योरिटी थ्रेट। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ये कहा था, ये बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था। फिर 93 में इसको कंडीशनल वो दी कि आपका इंटीरियर मिनिस्टर जनरल नसीरुल्लाह बाबर होगा, फिर एक्सेप्ट कर लिया। और फिर 96 में निकाला गया, फिर रोना धोना। इसी के 2.5 साल के इस पीरियड में इसके भाई मुर्तज़ा भुट्टो को कराची में मार दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी। फिर मामला रफा दफा, फिर मुशर्रफ से डील की, NRO साइन किया, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, और उसके तहत इसके सारे केस ख़त्म किए गए। फिर ये पाकिस्तान आई, मारी गई। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आर्मी से कंप्रोमाइज़ करके ही चीज़ें ली हैं। अजीज़ दोस्तों, बात आई है पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, तो काफ़ी बड़े वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स अब इस बात पे एग्रीड हैं कि पाकिस्तान में फरवरी में इलेक्शंस नहीं होंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन की जो तारीख है, तो 8 फरवरी में तो 2 महीने रह गए। कोई माहौल नहीं है इलेक्शन का, कोई तैयारी नहीं है, कोई बैलेट पेपर छपने की नहीं जग गए, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वरना पाकिस्तान जैसे 3rd क्लास कंट्री में 6 महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं हो रहा, कभी का दुक्का कोई जलसा। नवाज शरीफ को आए हुए महीना हो गया, इसने 1 जलसा किया है। जहांगीर तरीन ने 2 जलसे किए हैं, पीपल्स पार्टी ने 1 भी जलसा नहीं किया, फजलुर रहमान ने 1 जलसा किया है। कोई इलेक्शन की पॉलिटिक्स ही नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इलेक्शन का माहौल बन ही नहीं सकता। इमरान खान एक खतरे की तलवार है इनके सर पे, क्योंकि स्टेटस को चलाना आर्मी का काम है। पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं आपको जमहूरी मुआशरों में मिलेगा, कोई ऐसा मुल्क नहीं, इवन भारत नहीं, जहां पे जो लोग 85 के अंदर कैंडिडेट थे इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बनने के, वही 2025 के अंदर भी कैंडिडेट है। ना सिर्फ ये, बल्कि वो दरमियान के तमाम साल भी कैंडिडेट्स रहे हैं। वही लोग फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, वही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। वो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट जिसने पाकिस्तान की नस्लें खोखली कर दी, जिस पीरियड में भारत और दीगर लोग चांद पे पहुंच गए, हमारे से ट्रेन नहीं चल पा रही, स्टील मिल नहीं चल पा रही, वो लोग जो हमें यहां तक पहुंचाने के रिस्पॉन्सिबल हैं 1985 के पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के, वो दम तोड़ने वाला है इस कमिंग इलेक्शन। एक ऐसी नई जनरेशन जो उस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के साथ नहीं है, बल्कि उस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट से नफरत करती है, उसे खार है उससे, उसका बुग़्ज़ है उस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट से। वो आगे की तरफ देखना चाहती है, किसी चले हम नए पाकिस्तान की तरफ नहीं, किसी जमहूरी पाकिस्तान की तरफ, किसी गैर मौरूसी पाकिस्तान की तरफ देखना चाहती है। ये 2 थियोरीज हैं कि 85 का प्रोजेक्ट खत्म होता हुआ और नई जनरेशन जो उस प्रोजेक्ट के साथ नहीं, ये इंशाअल्लाह ताला कुछ लोगों को जमहूरियत में तदफीन कर देगी इस कमिंग इलेक्शन के अंदर। और जब तक उनकी तदफीन हो नहीं जाती और उस लाइव जैसे जैसे इलेक्शन की ट्रांसमिशन चल रही होंगी, मैं और हसन साहब और अदील और दीगर हमारी तरह के नाचीज कुछ उस तदफीन पे इन्ना लिल्लाह नहीं पढ़ लेते, तो ये हमें बताते रहेंगे कि हम इलेक्शन जीतने वाले हैं, हम इलेक्शन जीतने वाले हैं, हम वजीर आजम बनने वाले हैं। वो बंदा जो हमेशा से वजीर आजम था, वो एक दफा फिर से बनने वाला है। मैं आपको बताऊं, इससे बड़ा पाकिस्तान की जमहूरियत में झूठ नहीं है। ये जो मर्जी कर लें, सूरज निकलना ही निकलना है। अब आपने सुना, वही पार्टियां, वही कैंडिडेट्स जो 85 के इलेक्शन में खड़े हुए थे, वो आज तक चले आ रहे हैं। वही नवाज शरीफ 85 के इलेक्शन में था, वही शेख रशीद था, वही शहबाज शरीफ था, वही जरदारी, वही सारे खानदान के खानदान आज तक वही चले आ रहे हैं। तो फिर स्टेटस को आर्मी चलाना चाहती है, लेकिन इस बार रिगिंग करके सब कुछ करके भी ये
इमरान खान का भूत उतारने से रहे। अब इन्होंने एक लीगल वो किया कि इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपको इनका क्रिकेट बैट है ना, वो इलेक्शन का सिंबल है, तो आपको क्रिकेट बैट का सिंबल नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अपनी पार्टी में इलेक्शन ही नहीं कराए। ओ भाई, पाकिस्तान में कौन सी पार्टी में इलेक्शन हुए? बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत पे पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल बनाए कब इलेक्ट हुआ है? नवाज शरीफ कब इलेक्ट हुआ है अपनी नवाज शरीफ नून लीग का? और इनके कभी मजबूरी में ऐसी सूरत में इलेक्शन करवा भी देते हैं तो जाहिर है अपने ही लोग हैं, कोई कैंडिडेट होता ही नहीं टॉप के लिए। एक ही नवाज शरीफ है तो सामने कोई नहीं, अनोपोज जीत जाता है। बिलावल है तो कोई नहीं, सामने अनोपोज जीत जाता है। अब ये इमरान खान के लिए क्या, तो इमरान खान इलेक्शन पार्टी का चेयरमैन नहीं बन सकता इसलिए कि ही इज ए कन्विक्टेड क्रिमिनल। तो अब एक बैरिस्टर गौहर है, उसको पीटीआई अपना चेयरमैन बना रही है। बैरिस्टर गौहर पीपल्स पार्टी का था, इसने 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ा है और 2015 से ये फिर इमरान खान के कोर्ट केसेस लड़ता रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वकील है, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है इसका। और फिर 2022 में इमरान खान के ऊपर जब क़यामत आई तो इसने, जहाँ सैकड़ों वकीलों ने ज्वाइन की पीटीआई, वहाँ पे इसने भी ज्वाइन की। अब इसको चेयरमैन बनाया है। बनाना रिपब्लिक का हाल ये देखें कि इसने चेयरमैन बनते ही कहा कि हमारा लाइफ टाइम चेयरमैन इमरान खान है, जैसे इमरान खान क्वालिफाई कर जाएगा तो मैं हट जाऊंगा। ये है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शंस। तो अजीज़ दोस्तों, इमरान खान का ख़तरा इनके सर पे बिल्कुल है और जब तक इमरान खान का ख़तरा है तब तक ये इलेक्शन करा नहीं सकते। अब इलेक्शन ना कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये एक्सक्यूज़ दी जाएगी कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ख़राब है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हम इलेक्शन कैसे कराएं, वहाँ पे तो रोज़ सुसाइड अटैक्स और आर्मी और सिविलियंस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तो हम इलेक्शन नहीं करा सकते। सिक्योरिटी सिचुएशन को बेस बना के 6 महीना 1 साल के लिए इलेक्शन एक्सटेंड कराए जाएंगे। और ये अमेरिका को भी शायद सूट करता है कि करंट सिचुएशन में जनरल आसिम मुनीर ने हर चीज़ टेक ओवर कर ली है। एक चपड़ा सी साथ में रखा हुआ है, जैसे एक स्टैंप होती है ना, वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस के, और वो साइन करते हैं तो साथ में स्टैंप लगाते हैं, वो उनकी जेब में पड़ी होती है। जैसे हम बैंक ऑफ टोक्यो में मैं काम करता था कराची में, मेरी ज़िंदगी की पहली जॉब थी, तो ट्रैवलर्स चेक्स होते थे, वो हम रोज़ के रोज़ जो ख़रीदते थे ना लोगों से, लोग आते थे ट्रैवलर चेक कैश कराते थे, तो वो शाम को हम एक स्पेशल लिफाफे में बंद करके टोक्यो भेजते थे अपने हेड ऑफिस। तो वो लिफाफे के ऊपर आखिरी में पीछे सील लगती थी, तो वो सील के ऊपर जनरल मैनेजर, तो मैं वो सारा पैकेज तैयार करके सब कुछ करके रोज़ शाम को जनरल मैनेजर के कमरे में जाता था। तो वो उसकी पेन थी ना, पेन के अंदर एक स्टैंप बनी हुई थी, तो वो पेन का ढक्कन खोल के, ढक्कन के पीछे वो स्टैंप होती थी, उसको इंक पैड पे लगा के स्टैंप पे मारता था। वैसी ही स्टैंप है अनवारुल हक काकड़, आसिम मुनीर की जेब में पड़ा होता है। ये अमेरिका के लिए डील करना आसान है, फिर कोई सरफिरा इमरान खान जैसा आ जाएगा, डील करना मुश्किल हो जाएगी, नेगोशिएट करना पड़ेगा। यूएन में इस्लामोफोबिया पे रेजोल्यूशन लाने होंगे, अपीसमेंट करनी पड़ती है। ये आसान है, चुपचाप आर्मी चीफ हर चीज़ फैसला कर रहा है, सब कुछ। अरबों के लिए भी आसान है, जब ज़रूरत पड़ेगी कभी यमन में, कभी इराक में, कहीं पाकिस्तान आर्मी भाड़े की फ़ौज भी मिल जाएगी। जब अमेरिका को इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना होगा, टेररिज्म की इंक्लूजन भारत के अंदर ज़्यादा बढ़ा देगा, ज़रूरत पड़ेगी तो एक कारगिल करवा देगा। भाई एटमिक धमाके हुए थे, इंडिया ने किए थे 97 98 में, 98 में शायद,
तो नवाज शरीफ ने किए ना, और फिर कारगिल कराया गया इंडिया को सबक सिखाने के लिए। आप क्या समझते हैं कि कारगिल जब हुआ था पाकिस्तान ने किया था, अमेरिका को नहीं पता था? पाकिस्तान क्या, आर्मी चीफ अमेरिका की इजाज़त के बगैर टॉयलेट नहीं जाते भाई। तो अमेरिका के भी इंटरेस्ट में है कि ये सरकार चलती रहे। तो नज़र ये आ रहा है कि यही सरकार चलेगी, केयरटेकर सेटअप चलेगा। और जैसे कि मैं आपको पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन मुझे तो होते नज़र नहीं आ रहे। 8 फरवरी सर पे इलेक्शन से, मतलब आप अभी देखें राजस्थान मध्य प्रदेश के इलेक्शन वगैरह जो हुए हैं भारत में, कितने महीनों से तैयारियां चल रही हैं, जबकि एक स्टेबल डेमोक्रेसी है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, वहाँ पे बैलेट पेपर छापना ये सब चीज़ें नहीं। यहाँ तो आपके करोड़ों वोटर है भाई, आपको बैलेट पेपर छापने होते हैं, बैलेट बॉक्स तैयार करने होते हैं, सारी तैयारियां होती हैं। फिर कैंडिडेट्स कहाँ हैं? कैंडिडेट्स कहीं किसी पार्टी ने किसी अभी तक कोई कैंडिडेट्स के इंटरव्यू नहीं शुरू किए, कुछ भी नहीं किए। तो आई डाउट कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, हो कि ना हो, रूल तो इसी ने करना है, हाफिज जी ने। तो दैट्स ऑल अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग, आपकी सपोर्ट ज़रूरी है। थैंक यू।